नमस्कार दोस्तों, सारथी क्लासेज के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है आर्थिक सर्वेक्षण एवं बजट। जी हाँ दोस्तों, यह इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे प्रायः सभी एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दोस्तों, बस कुछ ही दिन पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण और बजट पेश किया गया। तो इस आर्थिक सर्वेक्षण और बजट में क्या क्या है जो आपको जानना चाहिए, जिससे कि प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सब का संग्रह इस वीडियो में है। दोस्तों, इस वीडियो को हम लोगों ने 3 भागों में रखा है। पहले भाग में हम लोग आर्थिक सर्वेक्षण को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग बजट को डिस्कस करेंगे और उसके बाद प्रश्नोत्तरी। इसमें हम लोगों ने उन सभी प्रश्नों को शामिल करने की कोशिश की है जो कि प्रायः एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा। आइए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला भाग है आर्थिक सर्वेक्षण। तो आर्थिक सर्वेक्षण क्या होता है, पहले यह जान लेते हैं। दोस्तों, आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय का वार्षिक दस्तावेज होता है जो केंद्रीय बजट से ठीक पहले संसद में प्रस्तुत किया जाता है। भारत का जो पहला आर्थिक सर्वेक्षण है वह 1950-51 में केंद्रीय बजट के साथ ही केंद्रीय बजट के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किया गया था। वर्ष 1964 के बाद इसे बजट से अलग कर दिया गया और यह बजट से अलग पेश किया जाता है। तब से हर साल बजट से ठीक पहले संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जाता है। यह दस्तावेज देश की आर्थिक व्यवस्था की स्थिति पर मंत्रालय का दृष्टिकोण है। यह पिछले वित्तीय वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की समीक्षा करता है। दोस्तों, यह आर्थिक सर्वेक्षण पर एक नजर है। इसमें सब चीजों को दिखाया गया है। सबसे पहले यहां आप देख सकते हैं, यह है जीडीपी। ठीक है, जीडीपी की वृद्धि दर को दर्शाया गया है कि जो 2021 में है, कोरोना काल के कारण यह माइनस में यानी निगेटिव में है 7.7% और 21-22 में ये प्रोजेक्टेड है 11%। उसी प्रकार राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट, यह 2021 में इसका अनुमान 3.5% का है। उसी तरफ अगर आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं यह है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति दोस्तों, यह है थोक मूल्य सूचकांक के अनुसार और यह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और थोक मूल्य सूचकांक दोनों को मिलाकर संयुक्त रूप से है। तो जो थोक मूल्य सूचकांक के अनुसार जो मुद्रास्फीति है वह भी निगेटिव में है और जो संयुक्त है वह है 6.6%। इसके बाद आगे देखते हैं चालू खाता शेष। जी हाँ दोस्तों, चालू खाता शेष यानी करंट अकाउंट डेफिसिट, तो यह है 3.1%। विदेशी मुद्रा भंडार की बात कर लें तो यह पहुंच गया है 586.1 बिलियन डॉलर तक। कृषि और संबंध क्षेत्रों की बात कर लें तो इसका जो जीडीपी में योगदान है वह है 3.4%। औद्योगिक वृद्धि दर निगेटिव में है 9.6%, क्योंकि कोरोना काल में लॉकडाउन था, इस वजह से यह निगेटिव में आ गया है। सेवाएं भी निगेटिव में आ गई है, यह भी 8.8%। दोस्तों, इन सभी पॉइंट्स पर हम लोग अब एक एक करके विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले कोविड के बारे में देख लेते हैं। तो कोविड के बारे में इकोनॉमिक सर्वे को क्या कहा गया है? जीवन और आजीविका बचाने पर फोकस है। पहला पॉइंट है जीवन और आजीविका बचाने पर फोकस है। पहले कि लोगों का जीवन बचे और उसके बाद उन्हें उनका रोजगार प्राप्त हो सके। स्पेनिश फ्लू से मिले सबक को भारत की विशिष्ट परिस्थितियों से निपटने के लिए इस्तेमाल किया गया। दोस्तों, जो पहले स्पेनिश फ्लू नाम की महामारी आई थी उससे भारत ने सबक लिया और उसी के रास्ते पर चलते हुए इस कोविड के प्रकोप से लोगों को बचाया जा सका है। बेहद विषम परिस्थितियों में लोगों की जिंदगी बचाने पर फोकस है। लॉकडाउन के बाद सभी आर्थिक संकेतकों में वी आकार की रिकवरी देखी जाएगी। यह इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है, क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ था तो सभी जो आर्थिक संकेत हैं वो इस प्रकार से नीचे गिर गए थे। तो अभी मंत्रालय द्वारा यह कहा गया है कि जब लॉकडाउन खुला है तो उसी प्रकार से यह वी आकार की रिकवरी दिखेगी। जैसे यह नीचे आया था वैसे ही यह ऊपर जाएगा। संक्रमण की दूसरी लहर को टालते हुए देश की अर्थव्यवस्था में दिख रहे सुधार से भारत में रणनीतिक नीति निर्माण में अनूठी मिसाल देखने को मिली है। अब इसके बाद हम लोग सेवा क्षेत्र पर अध्ययन करेंगे। दोस्तों, सेवा क्षेत्र का जो वृद्धि दर है वह निगेटिव में है। आपको अभी जो फर्स्ट वाले स्लाइड में भी यह दिखाया गया था और यहाँ भी आप देख रहे हैं कि सेवा क्षेत्र का जो
वृद्धि दर है वह -8.8% रहने का अनुमान है। क्यों? क्योंकि कोविड के कारण लंबा लॉकडाउन चला और इस वजह से उद्योग, सेवा सभी क्षेत्रों में काफी हानि हुई है। दोस्तों, सेवा क्षेत्र को आमतौर पर अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। इसमें रखरखाव, मरम्मत, प्रशिक्षण, परामर्श आदि क्षेत्र को शामिल किया जाता है। सेवा क्षेत्र पर भारी जोर देने वाले देशों में अमेरिका जो है वो प्रथम स्थान पर है, जबकि भारत 8वें स्थान पर है। हमारे जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान लगभग 55% का है। अब बात कर लेते हैं सेवा क्षेत्र में क्या क्या इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है उस पर। तो 2020-21 की पहली छमाही में सेवा क्षेत्र 16% संकुचित हुआ, यानी 16% यह सिकुड़ गया, क्योंकि यही पहली छमाही में लॉकडाउन पूरी तरह से व्याप्त था। लॉकडाउन में तेजी से गिरावट के बाद क्रय प्रबंधन सूचकांक, रेल माह और बंदरगाह में वी आकार की रिकवरी दिखी। जैसे आपको अभी बताया था कि जिस प्रकार से यह मांग में गिरावट आई थी, उसी प्रकार से मांग में फिर से तेजी आई है। अप्रैल से सितंबर 2020 के दौरान सेवा क्षेत्र में विदेशी निवेश प्रवाह में वर्ष दर वर्ष 34% की वृद्धि देखी गई है। 2010-11 के मुकाबले 2019-20 में बंदरगाहों पर जहाजों के टर्न अराउंड लगभग आधा हुआ है। पिछले वर्ष यूनिकॉर्न सूची में हमारे यहाँ के 12 स्टार्टअप को शामिल किया गया है। यह पॉइंट याद रखने वाली बात है। अब हम लोग बात कर लेते हैं राजकोषीय घाटे पर। तो राजकोषीय घाटे का जो अनुमान है वह है 3.5%। राजकोषीय घाटा होता क्या है, यह फिस्कल डेफिसिट होता क्या है? सरकार का जो कुल राजस्व है और जो कुल व्यय है उसके अंतर को हम लोग कहते हैं राजकोषीय घाटा, यानी टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंडिचर जो हो गया, यह हो जाता है फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, यही इसकी परिभाषा है। इसकी गणना जीडीपी के प्रतिशत के रूप में की जाती है, जो कि यहां दिखाया गया कि जीडीपी का 3.5% रहने का अनुमान है। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब सरकार अपनी आय से अधिक खर्च करती है। इसका देश के वृद्धि, मूल स्थिरता और मुद्रास्फीति पर इससे सीधा प्रभाव पड़ता है। कृषि और संबंध क्षेत्र। अब हम लोग कृषि और संबंध क्षेत्र की बात कर ले तो इसमें जो अनुमान है वह है 3.4% रहने का। कृषि एवं संबंध क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार माना जाता है, क्योंकि देश के जो जीडीपी है उसमें लगभग यह 15% का योगदान करता है और लगभग 40% कार्यबल इस पर लगे हुए हैं। चालू खाता शेष यानी करंट अकाउंट डेफिसिट, इसको बोलते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। ये होता क्या है? चूंकि यह इसका तो रहने का अनुमान जो है वह है 3.1%, यहां दिखाया गया 3.1%। आयात किए गए सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य एवं निर्यात किए जाने वाले सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के जो मूल्य होता है उसके अंतर को चालू खाता शेष यानी करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं। यह देश के विदेशी लेन देन का प्रतिनिधित्व करता है। अब हम लोग जीडीपी की बात कर लेते हैं, जीडीपी में वृद्धि दर की बात कर लेते हैं। तो जीडीपी में जो वृद्धि दर है वह इस बार है निगेटिव यानी -7.7% और अगले साल रहने की उम्मीद है 11%। यह प्रोजेक्टेड है। यह -7.7% इसलिए हुआ क्योंकि लॉकडाउन लंबा चला और इस वजह से व्यापार, उद्योग, सेवा सभी में निगेटिव रुझान मिला है, इसलिए जीडीपी की वृद्धि दर इस बार निगेटिव है। जीडीपी होता क्या है? जीडीपी होता क्या है? इसको बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद। तो सकल घरेलू उत्पाद सामान्यतः देश के अंदर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का बाजार मूल्य है। यही इसकी परिभाषा है। जीडीपी का उपयोग अक्सर आर्थिक प्रगति को प्रदर्शित करने के लिए तथा अंतरराष्ट्रीय तुलनाओं में किया जाता है। वर्तमान में जो इसका बेस ईयर है, जो आधार वर्ष है, वह है
2011-12। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मुद्रास्फीति की यानी इन्फ्लेशन की। इन्फ्लेशन होता क्या है? तो इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति समय के साथ किसी मुद्रा की क्रय शक्ति में गिरावट या वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में वृद्धि है। जब आप किसी मुद्रा से, समान मुद्रा से अगर आपके क्रय शक्ति में गिरावट है, यानी आप पहले 100 रुपए से जितना सामान खरीद पा रहे थे, अभी 100 रुपए से अगर उतना सामान नहीं खरीद पा रहे हैं, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि मुद्रास्फीति बढ़ी है। और अगर आप पहले 100 रुपए से जितना सामान खरीद रहे थे, अगर अभी आप उसी 100 रुपए से ज्यादा सामान खरीद पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मुद्रास्फीति गिरी है। सिंपल भाषा में यही इसका अर्थ है। जब किसी समय अवधि में मूल्य स्तर बढ़ जाता है और उतनी ही मुद्रा से कम उत्पाद खरीद पाते हैं, तो इसे मुद्रास्फीति कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब भी मुद्रा का जो वैल्यू है वो गिर जाता है तो उसे इन्फ्लेशन कहते हैं, और जब मुद्रा का आप उसी मुद्रा में ज्यादा सामान खरीद पाते हैं तो उस स्थिति को डिफ्लेशन कहते हैं, उसको अवमूल्यन कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इसमें आपको दिखाया गया है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो संयुक्त है उसके अनुसार जो आंकड़े आ रहे हैं वो 6.6%, लेकिन जिस पर कि एक्चुअल मुद्रास्फीति कैलकुलेट की जाती है थोक मूल्य सूचकांक यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स, इस पर की जाती है, तो यहां है -0.1%। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं पर आर्थिक सर्वेक्षण में क्या क्या कहा गया है? तो जो पहला पॉइंट कहा गया उसमें महामारी से निपटने के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतरीन होना जरूरी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को जारी रखने पर जोर दिया गया है। सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च को सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में 1% से बढ़ाकर 2.5 से 3% करने के से कुल व्यक्तिगत स्वास्थ्य खर्च 65% से घटकर 35% तक आ सकता है। इसमें कहा गया है कि पहले जीडीपी का 1% हेल्थ पर खर्च होता था, अब इसे बढ़ाकर 2.5 से 3% तक किया जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो लोगों का खर्च है वह स्वास्थ्य सेवाओं पर 65% से घटकर 35% तक आ जाएगा। स्वास्थ्य सेक्टर में नियामक बनाने पर आवश्यक विचार किया जाना चाहिए। जैसे इंश्योरेंस सेक्टर में आईआरडीए नियामक है, बैंक के लिए आरबीआई नियामक है, शेयर मार्केट के लिए सेबी नियामक है, उसी प्रकार स्वास्थ्य सेक्टर में भी नियामक बनाने पर विचार किया जाना चाहिए। सूचना संबंधी विसंगति में कमी होने से बीमा प्रीमियम में कमी एवं बेहतर पॉलिसियां उपलब्ध कराना संभव है, और इसके साथ ही बीमा की पैठ में वृद्धि करने में भी मदद मिलेगी। टेलीमेडिसिन का पूर्ण उपयोग करने की जरूरत है ताकि दूर दराज वाले इलाकों में भी स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बन सके। अब वित्तीय विकास पर बात कर लेते हैं। तो वित्तीय विकास में क्या कहा गया इकोनॉमिक सर्वे में? तो यह कहा गया कि देश की बदलती अर्थव्यवस्था के अनुरूप देश में बेहतरीन राजकोषीय उपायों को परखा गया। व्यय नीति का उद्देश्य शुरुआत में कमजोर तबकों को जरूरी सहायता प्रदान करना था ताकि लॉकडाउन खुलने के बाद पूंजीगत व्यय से कुल मांग को फिर से बढ़ाने पर जोर दिया जाए। पिछले 3 महीनों से लगातार मासिक जीएसटी जो है वह 1 लाख करोड़ के पार पहुंचा है, जिससे कि अब यह उच्चतम स्तर पर दिसंबर 2020 में अपने उच्चतम स्तर पर है। टैक्स प्रबंधन में सुधार के कारण टैक्स का संग्रहण बढ़ा है। अब बात कर लेते हैं भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग और बुनियादी आर्थिक ढांचे पर, यानी बेसिक जो है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पर। तो इसमें इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि अब तक कोई भी सॉवरेन डिफॉल्ट नहीं किया गया है। विदेशी मुद्रा कर्ज का स्तर अत्यंत कम रहा है। देश में पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार मौजूद है। और आर्थिक समीक्षा में अनुशंसा क्या कही गई? तो उसमें यह अनुशंसा की गई है कि भारत की राजकोषीय नीति को सदैव देश में बुनियादी आर्थिक ढांचे के अनुरूप नहीं होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं खाद्यान्न उत्पादन की। तो खाद्यान्न उत्पादन में भी गिरावट आया है। 2020-21 का जो पहला अग्रिम जो अनुमान है, तो अग्रिम अनुमान के अनुसार
जो कुल खाद्यान्न उत्पादन है वह है 144.5 मिलियन टन। निजी क्षेत्र में नवाचार समय की जरूरत यानी समय की मांग है। अनुसंधान एवं विकास के लिए भारत का सकल घरेलू व्यय जीडीपी का 0.65% है, जो कि विश्व की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के व्यय यानी से बहुत कम है। जो विश्व की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है वह इस पर 1.5 से 3% तक खर्च करती है और हम लोग केवल 6.5% तक खर्च करते हैं। भारत के सरकारी क्षेत्र का योगदान सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के औसत से 3 गुना है। नवाचार के लिए उदार कर प्रोत्साहन के बावजूद व्यावसायिक क्षेत्र का योगदान सबसे कम है। कुल पेटेंट में भारतीयों का योगदान 36% है। अन्य बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में योगदान इसका 62% तक है। व्यावसायिक क्षेत्र पर जोर देते हुए भारत को अनुसंधान और विकास में निवेश पर जोर देना होगा। अब हम लोग बुनियादी आवश्यकताएं पर बात कर लें तो इसमें इकोनॉमिक सर्वे में यह कहा गया है कि 2012 के मुकाबले 2018 में जल, आवास, स्वच्छता, माइक्रो पर्यावरण और अन्य सुविधाएं बेहतर हुई है। देश की सभी राज्यों तक पहुंच में सुधार हुई है। बुनियादी जरूरतों तक पहुंच में राज्यों के बीचों का अंतर घटा है। ग्रामीण और शहरी इलाकों में संपन्न परिवारों के मुकाबले गरीब परिवारों तक पहुंच बढ़ी है। बेहतर पहुंच के कारण स्वास्थ्य संकेतकों में बेहतरी देखी गई है। बेहतर पहुंच से भविष्य में शिक्षा संकेतकों में सुधार का सीधा संबंध है। अब बात कर लेते हैं विदेशी मुद्रा भंडार पर। तो विदेशी मुद्रा भंडार का जो आंकड़ा है दोस्तों वह है 2020-21 का $586.1 बिलियन। यह जो आंकड़ा है 8 जनवरी 2021 तक का है। विदेशी मुद्रा भंडार को आरक्षित परिसंपत्तियों के रूप में जाना जाता है। इसमें विदेशी बैंक नोट, विदेशी बैंक में जमा, विदेशी ट्रेजरी बिल, छोटी एवं लंबी अवधि के विदेशी सरकारी प्रतिभूतियां, स्वर्ण भंडार एवं एसडीआर शामिल होते हैं। एसडीआर का मतलब होता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ठीक है, देश में विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन जो है वह करता है आरबीआई। दोस्तों इकोनॉमिक सर्वे में बस इतना ही। अब हम लोग इसके आगे बजट पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले यह जान लेते हैं कि बजट होता क्या है। तो केंद्रीय बजट जो है वह वित्त मंत्रालय का एक वार्षिक दस्तावेज होता है जो कि आर्थिक सर्वेक्षण से ठीक बाद संसद में प्रस्तुत किया जाता है। बजट भविष्य के समय की अवधि में राजस्व और खर्चों का अनुमान होता है। दोस्तों जो इकोनॉमिक सर्वे होता है वह जो पीछे घटित हुई जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें हमारा इकोनॉमिक परफॉर्मेंस कैसा रहा वह शो करता है, वह प्रदर्शित करता है। और जो बजट होता है वह जो आगामी फाइनेंशियल ईयर है, आगामी वित्तीय वर्ष है, उसमें हमारा राजस्व कहां से कितना आएगा और हमारे खर्चे कहां होंगे उसका एक अनुमान होता है। बजट को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। दोस्तों संविधान में कहीं भी बजट शब्द की चर्चा नहीं है। अनुच्छेद 112 में इसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। दोस्तों अब देख लेते हैं कि केंद्रीय बजट के प्रमुख आंकड़े क्या क्या है। तो दोस्तों ये है प्रमुख आंकड़े। ठीक है, सबसे पहले ये है राजस्व प्राप्तियां, फिर है पूंजीगत प्राप्तियां, उसके बाद दोनों का जोड़ है यह कुल प्राप्तियां, उसके बाद उसमें से जो कुल व्यय अनुमानित है उसको घटाया गया है तो कुल व्यय ये है, और कुल व्यय है तो उसके बाद राजस्व घाटे को दिखाया गया है, फिर प्रभावी राजस्व घाटे को दिखाया गया है, फिर राजकोषीय घाटा है और सबसे आखिरी में प्राथमिक घाटा है। दोस्तों इन सब पर हम लोग आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि केंद्रीय बजट में पैसा कहां से आएगा और कहां जाएगा। ठीक है, तो केंद्रीय बजट में जो पैसा है वो यहां सबसे पहले हम लोग आने का देख लेते हैं। तो सबसे ज्यादा जो यह 1 रुपए में दर्शाया गया, यानी आप इसको परसेंटेज भी देख सकते हैं, यानी 36% जो पैसा है आपका वह उधार एवं अन्य देयताएं से आएगा। 13% जो है वह निगम कर यानी कॉर्पोरेट टैक्स से आएगा।
14% जो है वह आपको आयकर यानी इनकम टैक्स से आएगा, 3% जो है वह आपको सीमा शुल्क से आएगा यानी कस्टम ड्यूटी से आएगा, 8% जो है वह आपको केंद्रीय उत्पाद शुल्क यानी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी से आएगा, 15% आपको जीएसटी से आएगा, कर विभिन्न राजस्व जो है उससे आपको 6% आएगा और ऋण भिन्न पूंजीगत जो प्राप्तियां हैं उससे 5% आएगा। इससे आपका टोटल 100% राजस्व बनेगा। अब ये कहां कहां खर्च होगा, तो जो केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं हैं उसमें खर्च होगा 9%, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं हैं उस पर खर्च होगा 13%, ब्याज अदायगी पर 20%, रक्षा पर 8%, आर्थिक सहायता पर 9%, वित्त आयोग एवं अन्य अंतरण पर 10%, करों और शुल्कों में राज्यों का जो हिस्सा होता है उस पर 16%, पेंशन पर 5% और अन्य व्यय पर 10% खर्च होंगे। तो यह पैसा कहां से आएगा और कहां खर्चा होगा उसकी एक झलक है। अब हम लोग देख लेते हैं इसमें स्वास्थ्य पर कहां कितना खर्च किया जाएगा। तो जो स्वास्थ्य पर जो वास्तविक खर्च है 2019-20 का वह था 86,259 करोड़, ठीक है। और जो वर्ष 2021-22 में बजट का जो अनुमान है वह है 2,23,846 करोड़। इसमें सीधे 137% की वृद्धि है। केंद्र सरकार का जो व्यय है उसमें यह दिखाया गया है, अभी हम लोग ने परसेंटेज में देखा उसी का ये एब्सोल्यूट अनुमान है। पेंशन, रक्षा, प्रमुख सब्सिडी, कृषि एवं संबंध कार्यकलाप, वाणिज्य उद्योग, पूर्वोत्तर का विकास, शिक्षा, ऊर्जा, विदेश मामले, वित्त, स्वास्थ्य, गृह, ब्याज, आईटी और दूरसंचार, योजना एवं सांख्यिकी, ग्रामीण विकास, उसी प्रकार से वैज्ञानिक विभाग, सामाजिक कल्याण, कर प्रशासन, राज्यों के अंतरण, परिवहन, राज्य संघ क्षेत्र, शहरी विकास और अन्य, इन सब पर जो खर्च होंगे उन सब का जो टोटल जोड़ है वह यह आंकड़ा है दोस्तों। अब केंद्रीय बजट की जो प्राप्तियां हैं उसको हम लोग देख लेते हैं एक नजर में। तो प्राप्तियां दो होती है दोस्तों, राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां। तो राजस्व प्राप्तियां में ये आपको दिखाया गया है, जो येलो कलर का ये जो बार है यह है वास्तविक 2019-20 का जो राजस्व प्राप्तियां थी उसके बाद का जो ये है यह है 2020-21 का बजट अनुमान, उसके बाद यह है 2020-21 का संशोधित अनुमान और यह है 2021-22 का बजट अनुमान। तो जो इस बार का जो बजट अनुमान है वह है ये राजस्व प्राप्तियां के लिए है 17,88,424 करोड़ रुपए और जो पूंजीगत प्राप्तियां से वह है 16,94,812 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, अगर व्यय की बात कर ले तो उसी प्रकार से जो राजस्व व्यय का जो आंकड़ा है वह है 29,29,000 करोड़ और जो पूंजीगत व्यय का जो आंकड़ा है वह है 5,54,236 करोड़ रुपए। घाटे की बात कर लें तो जो 4 प्रकार के घाटों की चर्चा हम लोगों ने पहले की थी, तो जो राजकोषीय घाटे का जो अनुमान है वह है 6.8%, जो राजस्व घाटे का जो अनुमान है वह है 5.1%, जो प्रभावी राजस्व घाटे का अनुमान है वह है 4.1% और जो प्राथमिक घाटे का अनुमान है वह है 3.1%। अब हम लोग करों के प्रति रुझान के बारे में देख लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह सकल जो कर राजस्व है उसका यह आंकड़ा है, यह वर्ष 2011-12 से लेकर के 21-20 तक का आंकड़ा है। यह जो येलो लाइन है दोस्तों वह है प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स का है ये है, और जो ये है इनडायरेक्ट टैक्स का है, अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स का है, ठीक है। तो ये आंकड़ा दिख रहा है, ये आप देख रहे हैं 2021-20 में दोनों लगभग एक ही जगह पर है और यह जो लगभग जीडीपी के परसेंट के रूप में दिखाया गया है यह तकरीबन 5% के आसपास है। वैक्सीन की बात कर लें तो 2021-22 में बजट अनुमान में कोविड-19 वैक्सीन के लिए 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। दोस्तों यह आंकड़ा याद रखने वाली बात है क्योंकि कोविड से इस साल काफी सारे प्रश्न पूछे जाने चाहिए, तो यह भी एक प्रश्न बनता है कि कोविड-19 के लिए वर्ष 2021-22 के बजट में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो आंसर होगा 35,000 करोड़ रुपए। प्रति वर्ष होने वाले 50,000 बाल मृत्यु को रोकने के लिए भारत में ही निर्मित
न्यूमोकोकल वैक्सीन का प्रयोग, जो कि पहले सिर्फ 5 राज्यों तक ही सीमित था, अब उसे देश भर में उपलब्ध कराया जाएगा। स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए बजट आवंटन में 137% की वृद्धि, जो कि अभी हम लोगों ने आपको चार्ट में भी दिखाया था। जल आपूर्ति की जो सार्वभौमिक कवरेज है उसके बारे में देख लेते हैं। तो सार्वभौमिक जल आपूर्ति के उद्देश्य से जल जीवन मिशन शहरी को शुरू किया जाएगा। उसके लिए 2,87,000 करोड़ रुपए के आवंटन से अगले 5 सालों में इसे लागू किया जाएगा। वस्त्र मेगा निवेश वस्त्र पार्क, वस्त्र उद्योग को बनाने का जो लक्ष्य है उसमें क्या जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स है, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक बनाना, बड़े निवेशकों के लिए इसे आकर्षण का केंद्र बनाना और रोजगार सृजन तथा निर्यात संवर्धन करना। मुख्य विशेषताएं क्या है? तो निर्यात के क्षेत्र में विश्व में अग्रणी बनने के लिए प्लग एंड प्ले सुविधाओं के साथ विश्व स्तरीय मूलभूत ढांचे को तैयार करना होगा। अगले 3 वर्षों में 7 टेक्सटाइल पार्कों को स्थापित करना होगा। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, वर्ष 2021 से 26 तक 5 वर्ष की अवधि में 1,41,678 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय आवंटन के साथ शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 को लागू किया जाएगा। इस योजना की मुख्य विशेषताएं क्या क्या है? तो जो पहली विशेषता वह है संपूर्ण मल स्लज प्रबंधन और गंदे जल का संशोधन, स्रोत में ही कचरे को अलग अलग कर देना, सिंगल यूज प्लास्टिक में कमी लाना, निर्माण और ढाने की गतिविधियों से उत्पन्न मलबे के प्रबंधन से वायु प्रदूषण में कमी लाना, बड़े बड़े कचरा स्थलों का बायो रेमिडिएशन करना। कौशल विकास की जब बात कर लेते हैं तो इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं? युवाओं के लिए अप्रेंटिसशिप अवसर को बढ़ाने के लिए अप्रेंटिसशिप एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। वर्तमान में राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम के तहत शिक्षा के बाद अप्रेंटिसशिप डिप्लोमा और स्नातक इंजीनियर को प्रशिक्षण देने के लिए 3,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। यूनाइटेड अरब अमीरात यानी यूएई के साथ भागीदारी में कौशल योग्यता आकलन और प्रमाणीकरण के बेंचमार्क और प्रमाणीकृत कार्यबल की तैनाती के लिए कार्य किया जा रहा है। भारत और जापान के बीच सहयोगात्मक ट्रेनिंग इंटर ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत जापानी औद्योगिक और व्यावसायिक कौशल का हस्तांतरण किया जाएगा। सड़क एवं राजमार्ग अवसंरचना, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को 1,18,101 करोड़ रुपए का अब तक सबसे अधिक आवंटन। निम्न आर्थिक कॉरिडोर की योजना 1.03 लाख करोड़ रुपए के निवेश से तमिलनाडु में 3500 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया जाएगा। इसमें मदुरै कोलाक कॉरिडोर और चित्तूर थारचूर कॉरिडोर भी शामिल है। 65,000 करोड़ रुपए के निवेश से केरल में 1100 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण, जिसमें केरल का मुंबई कन्याकुमारी कॉरिडोर का 600 किलोमीटर का खंड भी शामिल है। पश्चिम बंगाल में 2500 करोड़ रुपए की लागत से 675 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण, जिसमें वर्तमान कोलकाता सिलीगुड़ी रोड का अपग्रेडेशन भी किया जाएगा। इसमें असम के लगभग 19,000 करोड़ रुपए के राष्ट्रीय राजमार्ग के कार्य प्रगति पर हैं। अगले 3 वर्षों के दौरान 34,000 करोड़ रुपए वाली 1,300 किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग को पूरा किया जाएगा। सभी नए 4 और 6 लेन वाले राजमार्गों पर स्पीड रडार, वेरिएबल मैसेज साइन बोर्ड, जीपीएस इनेबल रिकवरी वैन वाले आधुनिक ट्रैफिक प्रबंधन प्रणाली स्थापित किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं रेलवे मूलभूत ढांचे की। तो वर्ष 2030 तक फ्यूचर रेडी रेलवे प्रणाली के निर्माण के लिए राष्ट्रीय रेल प्लान फॉर इंडिया 2030 जून 2022 से शुरू होने वाली वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर योजना से मेक इन इंडिया रणनीति के तहत लॉजिस्टिक लागत में कमी होगी। दिसंबर 2023 तक ब्रॉडगेज रूट का 100% विद्युतीकरण किया जाएगा। यात्रियों के सुरक्षा के लिए पर्यटक रूटों पर बेहतर यात्रा अनुभव के लिए सुरुचिपूर्ण डिजाइन किए गए विस्टाडाम LHB कोच का इस्तेमाल किया जाएगा। मानव भूल के कारण होने वाली ट्रेन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए स्वदेश में विकसित
स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का इस्तेमाल किया जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, इसमें प्रमुख पहल क्या है? 8 करोड़ परिवारों को लाभ देने वाली जो उज्ज्वला योजना के तहत 1 करोड़ लाभार्थियों को जोड़ा जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में एक गैस पाइपलाइन परियोजना शुरू की जाएगी। एक स्वतंत्र गैस ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेटर की स्थापना की जाएगी। नवाचार और अनुसंधान एवं विकास, पहला मानव रहित लॉन्च दिसंबर 2021 में करने की तैयारी है। देश में समग्र रिसर्च इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को 50,000 करोड़ रुपए का आवंटन दिया गया है। गहरे महासागरीय सर्वेक्षण अन्वेषण और गहरी महासागर जैव विविधता के संरक्षण के लिए डीप ओशन मिशन परियोजनाओं को शुरू करने के लिए 4,000 करोड़ रुपए का आवंटन दिया गया है। अंतरिक्ष विभाग के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ब्राजील को एमेजोनिया सैटेलाइट समेत कई छोटे भारतीय सैटेलाइट को लेकर ले जाने वाली PSLV CS-51 को लॉन्च करेगी। गगनयान मिशन गतिविधियों के तहत 4 भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को रूस के जेनेरिक स्पेस फ्लाइट स्पेक में ट्रेनिंग दी जा रही है। अवसंरचना, इसमें क्या कहा गया है? तो इसमें कुछ उपाय बताए गए हैं जिसमें कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और PGCIL में प्रत्येक ने एक INVIT प्रायोजित की है। रेलवे डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर को शुरू करने के बाद प्रचालन और रखरखाव के लिए मुद्रीकृत करेगा। विमान पत्तनों को आगामी लॉट प्रचालनों और प्रबंधन रियायत के लिए मुद्रीकृत किया जाएगा। पूंजीगत व्यय में तीव्र वृद्धि 5.5 लाख करोड़ रुपए के में प्रदान किए गए, जो कि 2021 में बजट अनुमान से 34.5% अधिक है। दोस्तों, यह बात हुई बजट की। तो हम लोगों ने इकोनॉमिक सर्वे और बजट दोनों को डिस्कस कर लिया। अब बारी आती है सबसे इंपॉर्टेंट पहलू की, यानी सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन की, जिसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। इसमें लगभग हम लोग 50 क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे जो कि इस बार के बजट और इकोनॉमिक सर्वे से लिए गए हैं और जो कि आपको आगामी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो आइए इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें ये कहा गया है कि भारत का जो पहला आर्थिक सर्वेक्षण है वह कब प्रस्तुत किया गया था? तो यह किया गया था 1950-51 में। आर्थिक सर्वेक्षण को बजट से कब अलग किया गया था? तो यह किया गया था वर्ष 1965 में। सामान्यतः आर्थिक सर्वेक्षण संसद में कब पेश किया जाता है? तो यह पेश किया जाता है बजट से एक दिन पहले। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 का GDP विकास दर क्या रहा? तो यह रहा था -7.7%। अभी हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। इस वर्ष के आर्थिक सर्वेक्षण का थीम क्या था? तो यह थीम था कोविड-19 योद्धा। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 21-22 में GDP का विकास दर कितना रहने का अनुमान है? तो यह है 11%। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस प्रकार का इकोनॉमिक रिकवरी हुआ है? तो यह हुआ है वी शेप। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा राज्य का प्रदर्शन कोविड-19 केस के रिकवरी और उससे हुई मृत्यु के मामले में सबसे खराब है? तो यह है महाराष्ट्र। हमारे GDP में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है? तो यह है लगभग 55%। पिछले वर्ष यूनिकॉर्न सूची में कितने स्टार्टअप जुड़े हैं? तो यह जुड़े हैं 12। वर्ष 2020-21 का बजट अनुमान के अनुसार राजकोषीय घाटा GDP का कितना % रहने का अनुमान था? तो यह था 3.5%। वर्तमान में GDP का जो आधार वर्ष यानी जो बेस ईयर है वह है 2011-12। बजट को भारतीय संविधान में क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है वार्षिक वित्तीय विवरण और यह अनुच्छेद 112 में है। ठीक है दोस्तों, 112 में है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बजट का वर्णन है? अभी मैंने ऊपर लिखा, इसका वर्णन 112 में है।
स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? तो यह पेश किया था R.K. शनमुख चेट्टी ने। अब तक किसने सबसे अधिक बार केंद्रीय बजट पेश किया है? तो यह है मोरारजी देसाई। वित्तीय वर्ष 2020-21 में सेवा क्षेत्र का वृद्धि दर कितना रहा? तो यह रहा है -8.8%। सेवा क्षेत्र को सामान्यतः अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। हमारे जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो वह है सेवा का, लगभग 55%। हमारे जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है? तो यह है लगभग 15%। वित्तीय वर्ष 2020-21 में औसत मुद्रास्फीति का दर कितना रहा? तो यह रहा 6.6%। देश का लगभग कितना प्रतिशत कार्यबल कृषि में संलग्न है? तो यह है लगभग 40%। मुद्रास्फीति की स्थिति में मुद्रा की क्रय शक्ति घटती है, आप उतनी ही मुद्रा से कम सामान खरीद पाते हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20 में खाद्यान्न उत्पादन कितना रहा? तो यह रहा 296.7 मिलियन टन। वित्तीय वर्ष 2020-21 में खाद्यान्न उत्पादन कितना रहने का अनुमान है? तो यह अनुमान है 144.5 मिलियन टन। अनुसंधान एवं विकास के लिए भारत अपने जीडीपी का कितना परसेंट व्यय करता है? तो यह व्यय करता है 0.65%। वर्ष 2021 में के प्रथम सप्ताह में देश का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वह कितना रहा है? तो यह रहा है 586.1 बिलियन डॉलर। देश के विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है? तो यह किया जाता है आरबीआई के द्वारा। वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल आय यानी जो प्राप्ति है वह कितना होने का अनुमान है? तो यह है 35 लाख करोड़। वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल राजकोषीय घाटा कितना रहने का अनुमान है? तो यह है 15 लाख करोड़। देश में आय का सबसे बड़ा स्रोत जो है वह क्या है? उधार एवं अन्य देयताएं। वित्तीय वर्ष 2021-22 में किस कर के माध्यम से सबसे अधिक आय प्राप्त होने का अनुमान है? तो यह है जीएसटी। वित्तीय वर्ष 2020-21-22 में होने वाले जो कुल व्यय है उसका कितना परसेंट रक्षा पर किया जाएगा खर्च? तो यह है 8%। वित्तीय वर्ष 2021-22 में होने वाले कुल व्यय में सबसे अधिक हिस्सेदारी किसकी है? तो यह है ब्याज अदायगी की। वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट गत वर्ष के बजट से कितना परसेंट अधिक रहने का अनुमान है? तो यह इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यह जो बजट है वह उस बजट के लगभग इक्वल रहेगा। पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में इस वित्तीय वर्ष में स्वास्थ्य एवं खुशहाली मद में होने वाला कितना अधिक खर्च है? तो यह है 137%। इस वित्तीय वर्ष में रक्षा पर लगभग कितना लाख करोड़ रुपया खर्च होने का अनुमान है? तो यह है 3.5%। इस वित्तीय वर्ष में ब्याज अदायगी पर लगभग कितना लाख करोड़ रुपया खर्च होने का अनुमान है? तो यह है 8 लाख करोड़ रुपए। वित्तीय वर्ष 2020-21 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना परसेंट रहने का अनुमान है? तो यह है 10%। वित्तीय वर्ष 2021-22 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना परसेंट रहने का अनुमान है? तो यह है 6.8%। देश को प्राप्त होने वाली आय में किस प्रकार की प्राप्तियां का योगदान सबसे अधिक है? तो यह है राजस्व प्राप्तियां। देश के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का व्यय ज्यादा महत्वपूर्ण है? तो यह है पूंजीगत व्यय। वित्तीय वर्ष 2021-22 में कोविड-19 वैक्सीन के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो यह है 35,000 करोड़ रुपए। शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के लिए अगले 5 वित्तीय वर्ष में कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो यह किया गया 1.42 लाख करोड़। भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में निम्नलिखित में से किस वित्तीय संस्थान का आईपीओ लाने की घोषणा की है? तो वह है एलआईसी। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए विनिवेश का लक्ष्य कितना रखा गया है? तो यह 1.75 लाख करोड़। वित्तीय वर्ष 2021-22 में निम्नलिखित में से किस सार्वजनिक उपक्रम की बिक्री की प्रक्रिया पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है? तो यह है बीपीसीएल। वित्तीय वर्ष 2021-22 में लगभग कितना लाख करोड़ रुपया पूंजीगत व्यय का लक्ष्य रखा गया है? तो यह है 5.5 लाख करोड़ रुपए। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, इसे शेयर करिएगा
और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें, ताकि हमारे द्वारा बनाया जाने वाला एग्जाम मॉनिटर और इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। धन्यवाद।